दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के भाग ब के इकाई 1 भारत का संविधान। इसमें चैप्टर नंबर 1 भारत के संविधान की विशेषताएं। इसके बारे में सबसे पहले एक कोटेशन आपको दिया गया है कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो एक विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। किसी भी देश की संविधान और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो वहाँ की आस्थाएं, मूल्य और विश्वासों के अनुसार निर्मित की जाती हैं। वहाँ की तात्कालिक भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं उसके अनुसार संविधान का निर्माण किया जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेजों ने शासन सत्ता भारतीयों को सौंपी, तो एक संविधान सभा का गठन 1946 में जो किया गया, उसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने अपने कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के द्वारा विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करते हुए अपने भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अथक मेहनत के द्वारा तैयार किया। और जो भारतीय संविधान है इसकी स्थापना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और जो विशेष परिस्थितियां बदलती हुई देश की परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन, लचीलापन और कठोरता के आधार पर तथा तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान निर्माण में हर एक उस बिंदु को दृष्टिगत किया गया जिसको देश ने पिछले कई अंग्रेजी शासन और मुगल शासन काल में जो देखा था और उनसे जो अनुभव किए थे, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो बाधाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया और देश के उन्नति और विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं और नियम, कायदे, कानून लागू किए जाएं, ये सब ध्यान में रखकर दूरदर्शिता और बुद्धिमत्तापूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान की जो बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में की हैं और इसकी जो विशेषताएं, इसके स्रोत हैं, उनके बारे में हम जो इस कक्षा 12 के टॉपिक के अनुसार इसमें 20 टॉपिक जो दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको एक बार टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। दूसरी इसकी प्रस्तावना। तीसरा, विश्व का ये सबसे विशाल संविधान है। चौथी विशेषता है संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान। पांचवी, ये संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य लिए गए हैं। सातवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आठवीं विशेषता है इसमें समाजवादी राज्य की अवधारणा। नौवां है वयस्क मताधिकार। 10वां है पंथ निरपेक्ष राज्य। 11वां है विलक्षण दस्तावेज है ये। और 12वां है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। 13वां है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। 14वीं विशेषता है इसके कठोरता और लचीलेपन का इसमें मिश्रण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय इसमें किया गया है। विश्व शांति का समर्थक है ये। आपातकालीन उपबंध, इकहरी नागरिकता, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की स्थापना और लास्ट में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था इसमें की गई है। दोस्तों, भारत के संविधान की विशेषताएं एक तरह से अपन देखें तो एक वट वृक्ष की भांति इसकी विशेषताएं हैं। बहुत सारी विशेषताओं से अभिभूत हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कक्षा 12 में जो 20 जो विशेषताएं हैं उनको आप सबसे पहले टॉपिक वाइज इन 20 टॉपिक को याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एक निबंधात्मक प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहती है। हम इनको एक एक को 1, 2, 3, 4 को विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं। दोस्तों, देखें आप तो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से तात्पर्य यह है कि जो भारत की जो शासन की शक्ति है वो अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। और संविधान में लिखा भी गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। यानी इसमें जो शासन सत्ता है वो किसी विदेशी सत्ता के द्वारा थोपी गई नहीं है। दूसरी हम विशेषता देखते हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में आप देखते हैं कि मौलिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को दिखाया गया है कि जो संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सभी मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और संविधान में जो सारांश है वो प्रस्तावना में दिखाई देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक विशेषता है जिसका अध्ययन करने मात्र से ही हमें संविधान के जो मूल्य, लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनका पता चल जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। आप देखें तो जहां अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के में 128 अनुच्छेद हैं, किंतु भारत के संविधान में जब निर्मित हुआ वो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट इसमें रखे गए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व का जो अध्याय है वो तो एक इतना विस्तृत है कि लगभग 450 शब्द उसमें निहित हैं। और इसमें समय समय पर संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है जिसके कारण इसका स्वरूप और विशाल हो जाता है। इसमें 101वां संशोधन जीएसटी संबंधित है, उसके बाद भी संशोधन हो चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण से संबंधित जो है वो हो चुका है। इसके बाद में नंबर 4 पे लिखित एवं निर्मित संविधान है। ये भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से, मौलिक रूप से निर्मित, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा निर्मित और लिपिबद्ध किया गया है। इसको बनने में लगभग 11 माह और 18 दिन पूर्ण होकर लगे थे। 5वीं है संसदीय शासन व्यवस्था, जो इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इसमें राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रतिष्ठा और गरिमा का पद माना गया है और ये नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका पृथक पृथक होती है। इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का होता है जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। हमारे यहाँ भी जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में भी व्यवस्था है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उसकी वास्तविक कार्यपालिका होती है। नंबर 6 पे आता है आपके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की बात करें तो भारत के मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो लोगों के जीवन जीने से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में लोगों को, ताकि वे अपने जो निजी जीवन है उसमें उन्नति और विकास कर सकें। ये वाद योग्य है, अगर इनका उल्लंघन कोई सरकार करती है या उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से आपको लिए गए हैं और ये इनका जो है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में, जिसमें मूल संविधान में 7 लिए गए थे, अब 6 रह गए हैं। कैसे हम देखते हैं कि पहला जो है वो समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां संपत्ति का अधिकार जो है वो दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है और इसे अब मात्र कानूनी अधिकार यानी अनुच्छेद 31 और 19 को जो है वो हटा दिया गया है। और संविधान के 86वें संशोधन जो दिसंबर 2002 में लाया गया था, जुलाई 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसमें 21 क जोड़ा गया है जो एक तरह से 6 से 14 वर्ष आयु के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का इसमें अधिकार दिया गया है। इसको मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो
दूसरे आते हैं मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। ये आपके मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़े गए। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी और इनमें आपसी बंधुत्व रखना, राष्ट्रीय आदर्शों का पालन करना, पर्यावरण, नदी जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करना, सार्वजनिक स्थानों की रक्षा, आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना आदि कुछ मूल कर्तव्य भारतीयों के लिए रखे गए। और अब इनकी संख्या 11 है। अप्रैल 2010 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु अभिभावकों के हेतु 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है और ये रूस से लिए गए हैं। छठा, सातवां जो है वो राज्य के नीति निर्देशक भी अपने आप में इसकी एक विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में जोड़े गए हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार का पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से, और ये वाद योग्य नहीं है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य भी नहीं है। सरकार माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। ये केवल एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से सरकार का पथ प्रदर्शन करते हैं। 8वां है समाजवादी राज्य। ये जो कल्पना है, अभिकल्पना है, वो रूस से ली गई है और इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया है। यानी भारत में आर्थिक रूप से जो पहले पूंजीवादी और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको लेकर समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, जिसमें सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा, ये जोड़ा गया है। 9वां है वयस्क मताधिकार। जब हम बात करते हैं पूर्व की, तो भारत के जो अंग्रेजी शासन काल में केवल विशेष वर्गों को ही कुछ मत देने का अधिकार था। भारतीय संविधान में सभी जो वयस्क नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार है, अर्थात सरकार चुनने का। पहले ये मूल संविधान में आयु 18 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष तक का वह नागरिक बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। मत देने का अधिकार की केवल एक आयु शर्त रखी गई है, 18 वर्ष। लेकिन पागल और दिवालिया व्यक्ति के लिए शायद ये मत देने का अधिकार नहीं है, निर्योग्यता में आता है। पंथ निरपेक्ष राज्य 10वां है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। तंत्र निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा, धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो किसी भी धर्म का अनुसरण करे, पालना करे, पूजा अर्चना करे, उपासना करे और किसी धर्म की आलोचना नहीं करे। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसे राजीव भार्गव ने उसूली फासले का सिद्धांत भी कहा है। आगे हम देखते हैं 11वीं विशेषता जो दी गई है बुक में, वो है विलक्षण दस्तावेज। यानी भारतीय संविधान को एक विश्व के संविधानों में एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में, यानी इसे प्रतिमान के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी इसके उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। और जब दक्षिणी अफ्रीका के संविधान का निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान को एक प्रतिमान के रूप में रखकर वहां के संविधान में प्रावधान निर्धारित किए गए थे। 12वां है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो 500 से ऊपर रियासतों, छोटी छोटी रियासतें और कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के राज्य थे, तो भारत को एक लाने के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग इसमें लिया गया है। समय आने पर यह एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है तो ये शासन का विकेंद्रीकरण करके संघात्मक रूप में भी रहता है। और भारत में जो संघात्मक की अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से ली गई है और भारत को पूर्ण संघ नहीं कर करके एक यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। कहीं जगह इसको अर्ध संघ की भी संज्ञा दी गई है, यानी ये न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है न पूर्ण रूप से संघात्मक है। इसमें कई प्रावधान एकात्मक शासन पद्धति के हैं तो कई प्रावधान संघात्मक शासन पद्धति के हैं। और अनुच्छेद 1 में भी कहा गया कि भारत राज्यों का एकक होगा और राज्यों का संघ इसको बनाया गया है। और इसमें कई पद, जैसे राज्यपाल का पद है, अखिल भारतीय सेवाओं के जो पद हैं वो एकात्मक स्वरूप में आते हैं। आपातकालीन उपबंध हैं, तब देश का एकात्मक रूप देखने को मिलता है। 4 सूचियां
जिसमें शक्तियों के स्पष्ट विभाजन राज्य और केंद्र में किया गया है। पहली संघ सूची है, दूसरी आपके राज्य सूची, तीसरी समवर्ती और चौथी अवशिष्ट, जो अवशिष्ट सूची कन्नाडा से ली गई है। संघ सूची जो है उसमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्यों को है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ ही बनाएगा। और अवशिष्ट शक्तियों में भी भारत यानी केंद्र को ही शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार अगर सूचियों की अपन बात करें तो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो एक एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय इसमें लिए गए हैं। और न्यायपालिका व्यवस्थापिका के अधीन कार्य नहीं करती है, केवल वो स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। और अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों में भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें जो अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण लेख जो जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो व्यवस्थापिका से पृथक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, और ये व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि इस व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं रहे। फिर है संविधान में जो कुछ बातें कठोर हैं तो कुछ लचीलेपन का इसमें मिश्रण है। कठोरता अमेरिका के संविधान से ली गई और लचीलापन ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो विधि और प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और इसमें जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहीं पे कठोर है तो कहीं पर लचीली है। 3 प्रक्रियाओं से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत के द्वारा, इसमें राज्यों का पुनर्गठन, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेशों का बनाना, और संसद एवं राज्यों का जो राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य यानी संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण जो किया जाता है वो साधारण बहुमत से तात्पर्य है कि जो सदन के सदस्य हैं उनके आधे से एक अधिक का जो बहुमत है। दूसरा है, दूसरी विधि में क्या लिया जाता है कि जो सदन का पूर्ण बहुमत से मतलब जैसे राज्यसभा में 250 सदस्य 250 सदस्य हैं तो पूर्ण बहुमत के लिए 126 सदस्य यानी आधे से एक अधिक, और जो उपस्थित सदस्य हैं उस दिन कार्रवाई में उनमें 2/3 सदस्यों का यानी इसे विशेष बहुमत से जानते हैं उसके द्वारा संसद में संविधान संशोधन किया जा सकता है। तीसरा जो है वो दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत यानी आधे से एक ज्यादा, और जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों का अगर बहुमत मिल जाता है, साथ में आधे राज्यों का भी बहुमत यानी जो भारत में राज्य हैं सारे उनमें आधे जो हैं राज्य उनका भी बहुमत आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में जो परिवर्तन करना वो इस तीसरी प्रक्रिया के द्वारा, और केंद्र और राज्य में शक्ति का जो विभाजन करना है वो भी इस तीसरी विधि के द्वारा किया जाता है। आगे 5वां है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। वैसे तो भारतीय संविधान में संसद एक सर्वोच्च संस्था मानी गई है, लेकिन जो संसद के द्वारा जो निर्मित कानून हैं उनमें जो न्याय प्रणाली यानी न्यायालय के द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कोई नियम अधिनियम ऐसे बन जाते हैं जो संविधान के प्रतिकूल हैं तो उनको अवैध घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान है। और दोनों में एक अद्भुत समन्वय कि कोई भी किसी के विरुद्ध कार्य नहीं कर सके, और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी महाभियोग के द्वारा ही है। फिर है विश्व शांति का समर्थक, जो कि हमारे वेद पुराण और साहित्यों में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो अनुच्छेद 51 में जो व्यवस्था की गई है कि भारत विश्व शांति का समर्थक, और इसी से गुटनिरपेक्षता और जो पंचशील सिद्धांत का निर्माण हुआ भारत की जो देन है। 17वीं और महत्वपूर्ण उपबंध जो किए गए हैं एकात्मक व्यवस्था के लिए आपातकालीन उपबंध, जब देश में कोई भी संकट आ जाता है चाहे आर्थिक और राजनीतिक और बाह्य संकट हो तो ये जर्मनी के संविधान से ले गए। संविधान के भाग 18 में इनकी व्याख्या की गई है, और ये 3 प्रकार के अनुच्छेद 352 से 360 तक जो आपातकालीन उपबंध किए गए हैं उनमें पहला है
352 अनुच्छेद में जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या युद्ध हो जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्यों का अगर संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसमें बर्खास्त कर सकता है सरकार को, और उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन कहलाता है। और 360 जो वित्तीय संकट, ये विशेष अमेरिका से लिया गया है। जब आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो आपके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, और अभी तक इसका प्रयोग एक बार भी भारत में नहीं हुआ है। 18 पे इकहरी नागरिकता, केंद्र राज्यों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई इंग्लैंड में। अमेरिका की तरह ये इंग्लैंड से ली गई है। अमेरिका में जहां राज्य और केंद्र की जो है संयुक्त की प्रांत की अलग अलग नागरिकता होती है, भारत में राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। वो भारतीय जो केंद्र का संविधान है एक ही संविधान का पालन करते हैं। इस प्रकार भारतीयों के लिए नागरिकता भी इकहरी नागरिकता, एक ही नागरिकता ली गई है। 19 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, चूंकि मूल उद्देश्य शोषण के विरुद्ध सरकार की स्थापना करना था, जो लोक कल्याणकारी जो भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाती है, निःशुल्क शिक्षा की। नंबर 20 जो लोक कल्याणकारी आदर्श को लेकर है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्थाएं जो भारतीय संविधान में की गई हैं। जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 330 से 332 एससी और एसटी को, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में ये आरक्षण की जो व्यवस्था है 25 जनवरी 1960 तक की गई थी। 95 संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 तक कर दी गई, और वर्तमान में इसको 25 जनवरी 2030 यानी 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है आरक्षण की व्यवस्था को। और अनुच्छेद 335 एससी एसटी और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की में कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, अर्थात सभी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए लोक कल्याणकारी, उनको आगे लाने के लिए, सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजकीय सेवाओं में सुनिश्चित करने के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए भी संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से ये जो भारत का संविधान था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश अभिग्रहित इसमें लिए गए थे, लेकिन ये जो 20 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भारत के संविधान में ली गई हैं वो एक अद्भुत संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम है, जो कि आज देश में जो संविधान है वो संशोधित होता रहा है, और देश काल परिस्थिति और भौगोलिक, आर्थिक आदि विचारधाराओं के आधार पर संविधान में समय समय पर संशोधन हो रहे हैं, और संविधान निरंतर अपना नया रूप लेता जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।